हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं संजीव उनियाल सर, वो हमारे साथ जुड़ गए। संजीव जी, लंबे अरसे से जब भी आपसे भी इस बारे में चर्चा हुई पीएफआई को लेकर के, तो पीएफआई पर बैन लगाए जाने को मांग जो है वो हर किसी ने उठाई, क्योंकि देश विरोधी गतिविधियों में हमेशा संलिप्तता पाई गई है पीएफआई की। 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। नरोत्तम मिश्रा को हमने भी सुना, वो कह रहे हैं कि देश के भीतर पीएफआई के खिलाफ एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है। आप क्या कहेंगे इस पर? आनंद, बधाई, जो एजेंसीज इतना डेयरिंग स्टेप ले सकती हैं, जिस संस्था को, जिस ऑर्गेनाइजेशन को, जिस टेररिस्ट ग्रुप्स को वो एक्ट 1973 में लॉन्च किया गया था और 1973 के बाद 7 बार उसको अमेंड किया गया, परंतु किसी में इतना जज्बा नहीं था, किसी में इतना डेयरिंगनेस नहीं थी जो इस सरकार ने करके दिखा दी। 2019 में उसको अमेंड किया और उस अमेंडमेंट के थ्रू बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एक ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जो इंडिविजुअल्स टेररिस्ट हैं उनको भी हफ्ते में लिया जाए, उनकी भी नाकेबंदी की जाए, उसका प्रबंध किया लॉ के तरफ से, तो बधाई के भूरी भूरी प्रशंसा के पात्र हैं। आज लोग खुश हैं। सर्जिकल स्ट्राइक जितनी जरूरी थी पाकिस्तान के सामने छाती ठोक के उनके मान में जाके मारने की, उतनी जरूरत आज इन टेररिस्टों को, जिनको ऑक्सीजन देने का काम लगातार यहां लोग करते रहते हैं, पैनल डिस्कशन में भी आते हैं, नेक्सस है इनका पूरा। इंडिया गेट पे मोमबत्ती जलाना, लेकिन संजीव सर, हैरानी इस बात की होती है, संजीव सर, हैरानी इस बात की होती है कि तमाम सबूतों के तहत अगर ये बात की जाती है, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश और उसी के लिए की गई ये कार्रवाई, बावजूद इसके ये कहा जाता है कि ये सब कुछ सरकार की तरफ से एक साजिश के तहत विशेष वर्ग को टारगेट करते हुए किया जा रहा है। क्या वो विशेष वर्ग कितनी संख्या है, मुझे जवाब दीजिएगा। मेरे हिसाब से 20 से 25 करोड़ 30 करोड़ तक ये लोग हैं। उन 30 करोड़ को सबको अंदर क्यों नहीं किया? इन 250-300 लोगों को क्यों अंदर किया? किसी को भी टेररिस्ट बताना अपने आप में बहुत ही, मुझे लगता है, संवेदनशील विषय है। संजीव उनियाल साहब, फाजिल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फाजिल अहमद साहब तंजिया अंदाज में इस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। फाजिल अहमद साहब, क्या जरूरत महसूस नहीं हुई, आपको कभी जरूरत महसूस नहीं हुई कि जो कट्टरपंथी ताकतें हमारे देश में सिर उठाती नजर आ रही हैं, उनके खिलाफ इस तरह की प्लान्ड वे में सबूतों के सामने आने के बाद एक कार्रवाई की जाए, ताकि हमारे देश में कम से कम शांति बरकरार रहे? वरना कट्टरपंथी सोच भारत के अलावा कई ऐसे इस्लामिक मुल्क हैं जहां पर क्या हाल हो रहा है, ये तो आप भी देख रहे होंगे, हम सब देख रहे हैं। देखिए अब्बास भाई, देश में जो घटनाएं होती हैं या जो हो रही हैं किसी से छिपी नहीं है। भले कोई अपने आप को कुछ भी कहे कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम देश की शांति, एक बात करें, 1947 में जब देश आजाद हुआ, जिसको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए था वो चला गया पाकिस्तान। अब भारत का मुसलमान भारत के संविधान के साथ बहुत खुश है, वो अलग से कोई डिमांड, कोई एक मुसलमान पूरे देश में आके बाहर निकल के कहा कि हमको मुसलमान चाहिए। ये कट्टरवादी संगठन जो आतंकियों की पैरोकारी करता हुआ कई जगहों पर नजर आया, उससे लिंक नजर आया, भारत के मुसलमानों के साथ जोड़कर क्यों आप देखते हैं? बता दीजिए जो कहा दे कि मुस्लिम राष्ट्र हम बनाना चाहते हैं, ये तो सरासर टीवी बैठ के हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये संप्रभुता खत्म करना चाहते हैं, देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस देश आप शुरू से सर, आप शुरू से सवाल कुछ होता है, आप जवाब कुछ और देते हैं। बात पीएफआई की होती है तो आप इमरजेंसी की बात करते हैं। आप 1947 में पहुंच गए सर, 70 साल हो चुके हैं 1947 को बीते, पाकिस्तान को बने 70 साल हो चुके हैं। भूल जाइए वो सब, भूल जाइए वो सब, भूल जाइए, देश आगे बढ़ रहा है। आप वर्तमान की बात करिए, भविष्य की बात करिए। ये देश की शारदा सर, ये एक सवाल आपसे है, ठीक है, एकता को खत्म करना चाहते हैं। नहीं, ठीक है, पीएफआई पर एक्शन लेना, देश की एकता को खत्म करना है अगर तो मुझे लगता है कि आपको अपने सोच को दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि ये कार्रवाई एजेंसीज ने की है। ये मामला अदालत में भी जाएगा सर। जी सर, ये मामला अदालत में जाएगा। शारदा सर, मैं सिर्फ आपसे ये सवाल कर रहा था, देखिए उनका नैरेटिव अलग है, वो 47 से अभी तक निकले नहीं है, देश आगे बढ़ गया है, 70 साल हो गया, वहीं अटके हुए हैं वो, और मुझे लगता है आत्मा वहीं अटकी रहेगी। मुझे नहीं पता कि क्यों अटकी है। सर, मेरा सवाल है कि ये जो कार्रवाई हुई है, इसके बाद सबसे बड़ा फर्क क्या पड़ने वाला है पीएफआई की एक्टिविटीज पर? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो मॉनेटरी कंट्रोल है, फाइनेंशियल कंट्रोल है और आइडियोलॉजिकल कंट्रोल,
दोनों देश से बाहर है और वहाँ बाहर बैठे आका जो कहते हैं वही पीएफआई यहाँ पर देश में करता है और इसलिए ये बहुत ही डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है, सेशनिस्ट आप ऑर्गेनाइजेशन तो है। आसाम के जिस पर- डीजीपी रहे हैं सर। जी आसाम मैंने में आगे तो भी ये कहा था। संगठन लगातार पैर पसार रहा था। जी, ग्वालपारा जिले में 6 महीने पहले जो अरेस्टेड हुए थे उनके लिंक सीधे पीएफआई से निकले थे और बांग्लादेशी संगठन से निकले थे। उस समय भी मैंने कहा था और उसके पश्चात ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर असम ने भी कहा था, हेमंत विश्व शर्मा जी ने कहा था कि पीएफआई पर बैन लगना चाहिए क्योंकि पर्याप्त सबूत पुलिस एजेंसीज को उस समय भी मिले थे। एनीवे, अभी हम जो दूसरी बात कर रहे हैं कि पीएफआई पर जो बैन लगा है इससे क्या फ़ायदा होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि जनसाधारण में इस बात की जानकारी होगी कि ये एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है और इससे संबंध रखना उनके अपने लिए खतरे से खाली नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी व्यक्ति का या किसी भी संगठन का पीएफआई को किसी प्रकार का आर्थिक मदद देना या उनको किसी प्रकार का सहयोग देना वो एक बैंड एक्टिविटी में आ जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए ये बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा है और लगभग समाज के हर तबके से स्वागत भी किया जा रहा है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।